हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरुआत करेंगे अपने भाई पुराने रिवीजन सेक्शन से। 1 मिनट में रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस। दोस्तों 18 जुलाई को मनाया जाता है। 2010 से ये शुरू हुआ था। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना शुरू की है। कटारागामा एसाला उत्सव श्रीलंका में शुरू हुआ है। इसके अलावा बेलारूस के द्वारा 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा फ्री पॉलिसी शुरू की गई है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के भाषणों को लेकर विंग्स टू आवर होप्स नाम से एक पुस्तक संकलित की गई है। एलन मस्क ने स्पेस एक्स और ट्विटर के मुख्यालय को टेक्सास में ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। इसके अलावा आईएनएस दिल्ली को पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है। दक्षिण एशिया का एपीसी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया दीपा मलिक को। और भारत सरकार ने अभी हाल ही में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें अनुवादित करने के लिए अस्मिता योजना शुरू की है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में सौर्य वाबा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया है रिवीजन। बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन अगर आप कल की करंट अफेयर डिटेल क्विज पाना चाहते हो या पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप एमजेटी ऐप पर जाकर इसको सॉल्व कर सकते हो। डेली प्रोवाइड की जाती है, तो आप डेली का डेली जाकर क्विज वगैरह सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां से कहां तक की भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 13 जुलाई को भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का शिलान्यास किया है। यह है ठाणे बोरीवली सुरंग। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, आपने जरूर नाम सुना होगा। महाराष्ट्र के ये दो जिले हैं ठाणे और बोरीवली। इन दोनों के बेसिकली ये मुंबई के अंतर्गत पड़ते हैं। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली एक रोड है जो कि शहरी सुरंग है, वो भी मतलब टनल रोड है, बनाई गई है। भारत की सबसे लंबी होगी और सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल 16,000 करोड़ की लागत से ये थाने बोरीवली ट्विन टनल जो है ये अभी इसका मतलब फाउंडिंग स्टोन रखा गया है, मतलब शिलान्यास किया गया है। ध्यान रहे शिलान्यास और उद्घाटन में अंतर होता है। उद्घाटन का मतलब कि अब वो बनकर तैयार हो गया है और अब उसको पब्लिक यूज के लिए छोड़ा जाएगा, मतलब पब्लिक उस पर यूज करेगी। शिलान्यास मतलब अब उस पर प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू होगा। तो अब इस प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये शिलान्यास हुआ है। तो 11.8 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। 16,600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। और इसको बना कौन रहा है? मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण। क्लियर? इससे पहले अगर आपको याद हो तो अटल सेतु ये मुंबई में स्थित भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज बनाया गया था और इसका भी उद्घाटन हो चुका है। ये उद्घाटन हो चुका है मतलब ये यूज में है, मुंबई में है, ध्यान रखना इसको, मुंबई में है। ठीक है ना। चलिए अगला। नासा ने सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज कर इतिहास रचा? तो दोस्तों नासा ने भी हाल फिलहाल में 6 नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। देखो जैसे अपना सौर मंडल है, सौर परिवार है। सौर मंडल में क्या होता है कि अपना एक सूर्य है, उसमें 9 ग्रह हैं, 9 क्या अब 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। प्लूटो अब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है 2006 के बाद से। तो ये 8 ग्रह, उसके बाद बीच बीच में क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, उपग्रह, इनके सबके ये सब मिला करके और अपना सूर्य मिला करके एक सौर परिवार बनाते हैं जिसे हम लोग सौर मंडल कहते हैं। ठीक है जी, बेसिक चीज है। लेकिन क्या हो अगर कहा जाए कि कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो दूसरे, देखो ग्रह की परिभाषा क्या है? ग्रह वो पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अपने सौर परिवार में सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, वो हो गए ग्रह। तो यहाँ पर ऐसे कुछ और ग्रहों की खोज हुई है जो वो अपने किसी तारे की, सूर्य एक तारा है, तो वो अपने किसी एक तारे की चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो वो तारा जो है सूर्य से बड़ा भी है। तो इस प्रकार के जो पिंड होते हैं जो अपने अपने तारे के, अपने अपने सूर्य के चक्कर लगा रहे होते हैं, उसे कहते हैं एक्सोप्लैनेट। अपना वाला जो सौर मंडल के जो भी ग्रह होंगे उन्हें कहेंगे प्लैनेट। ठीक है। तो एक्सोप्लैनेट की अभी खोज हुई है। यहाँ पर 6 एक्सोप्लैनेट खोजा है नासा ने। मतलब आप अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों अरबों पृथ्वी है, प्लैनेट हैं। ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखो एक्सोप्लैनेट की संख्या अभी तक 5502 से ज़्यादा खोजी जा चुकी है और इसमें अभी जो रिसेंट 6 खोजे गए हैं उनके नाम ये है HD 36384b, TOI 198b वगैरह वगैरह करके। इसमें HD 36384b जो है ये एक सुपर जुपिटर है और ये सूर्य के आकार से लगभग 40 गुने बड़े एम जायंट स्टार की परिक्रमा करता है। मतलब सूर्य से 40 गुना बड़ा एक दूसरा तारा है, उसकी ये परिक्रमा करता है। सोच रहे हो, देख रहे हो सूर्य कितना बड़ा है और सूर्य से 40 गुना बड़े एक तारे की ये परिक्रमा कर रहा है और ये भी अपने आप में एक सुपर जुपिटर कहा जा रहा है। जुपिटर आप जानते हो, हम लोग बृहस्पति ग्रह को कहते हैं, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये उससे भी कई गुना बड़ा होगा। अगला, हाल ही में जारी फीफा पुरुष रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों फीफा ने अभी लेटेस्ट रैंकिंग जारी की है और इसमें भारत पहुंच गया है 124वें स्थान पर। भारत पिछले महीने इसकी रैंकिंग में 121वें पर था और 121वें से अब 124वें पर आ गया है। सुनील छेत्री आपको पता होगा पिछले महीने रिटायर हो गए और उनकी रिटायरमेंट के बाद अब इंडियन फुटबॉल टीम का तो समझ लो और रैंकिंग डाउन पहुंचेगा। एक बार हम लोग अभी टॉप 100 में पिछले साल आए हुए थे, मुझे याद है कि पिछली बार हम लोग कई सालों के बाद टॉप 100 के अंदर आए थे फीफा रैंकिंग में, लेकिन अब फिर से बाहर जब हुए उसके बाद अभी तो देखो स्थिति और बिगड़ती जा रही है। फीफा की फुटबॉल पुरुष रैंकिंग जो है, ये फीफा के जो खेलने वाले जो सदस्य देश हैं जो फुटबॉल में रजिस्टर हैं फीफा की रैंकिंग में, फीफा के टूर्नामेंट्स खेलते हैं, उनको रैंक किया जाता है। यहाँ पर टॉप पर दोस्तों अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना रिसेंटली अभी कोपा अमेरिका कप जीती हुई है, टॉप पर ये बरकरार है और इसने ही फीफा का 2022 वाला वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। दूसरे पोजीशन पर है फ्रांस, ठीक है, यहाँ पर लिस्ट देख लो, दूसरे पर फ्रांस है और तीसरे पर है स्पेन। क्लियर? स्पेन अभी जीता था क्या? स्पेन जीता था यूरो कप, है ना, और अर्जेंटीना जीता था कोपा अमेरिका। तो अर्जेंटीना तो टॉप पर था ही, मतलब यूरो कप जीत करके स्पेन ने लंबी छलांग लगाई है और तीसरे स्थान पर आ गया है ये। फीफा की बात करें अगर, FIFA, फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना इसकी 1904 में हुई थी। स्थापना इसकी पेरिस में की गई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए आपसे तो हेडक्वार्टर बताइएगा इसका ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो जो है ये इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में चांदीपुरा वायरस के 14 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए? तो देखिए अभी चांदीपुरा वायरस तेजी से न्यूज में है, चर्चे में है, गुजरात में फैल रहा है और अब तक 15 लोगों की मौत भी हो गई है इससे, इस चांदीपुरा वायरस से, ठीक है ना। तो ये खतरनाक होता जा रहा है। तो जितने भी भाई बहन हमारे इस वीडियो के थ्रू जान रहे हैं, जो गुजरात में रह रहे हैं, सतर्क हो जाओ भाई। कोई भी जो लक्षण मैं आगे बताने वाला हूँ उनमें से अगर कोई भी लक्षण आपको या आपके आसपास आपके फैमिली में किसी को दिखाई दे, तुरंत डॉक्टर को संपर्क कीजिए। चांदीपुरा वायरस जो है इसने अभी रिसेंटली 4 साल के बच्चे की मृत्यु का ये कारण बना है। उसके अलावा 14 और की मृत्यु हो गई। अब तक 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 29 संदिग्ध मामले अभी हैं और इसमें 26 तो गुजरात के हैं, 3 अंतर्राज्यीय केस आए हुए हैं, मतलब अलग अलग राज्यों के। तो ये तेजी से फैल रहा है। इसके लक्षणों में अगर बात करें तो अचानक तेजी से बुखार आ जाएगा, बहुत तेज बुखार आ जाएगा। फ्लू और तीव्र इंसेफ्लाइटिस जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। दौरे आ सकते हैं, दस्त हो सकते हैं, मस्तिष्क में सूजन, उल्टी होगी, बुखार आ जाएगा। तो ये कुछ हिस्से लक्षण अभी पाए गए हैं और इससे सतर्क रहने की जरूरत है। चांदीपुरा वायरस लगातार ये खतरनाक होता जा रहा है। आगे तो गुजरात में ये शुरू हुआ है, मतलब इसके मामले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। गुजरात की बात करें अगर, वैसे तो गुजरात आपको दिखेगा भारत में यहाँ पर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर होती है। गुजरात में हमीरसर झील है, कांकरिया झील है, नल सरोवर है, थोल सरोवर है। भूपेंद्र पटेल जी यहाँ के बीजेपी पार्टी सीएम है, आचार्य देवव्रत गवर्नर है। गुजरात अपना बॉर्डर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से शेयर किया करता है। 33 जिले हैं, विधानसभा में 182 सीटें और लोकसभा में 26, राज्यसभा में 11 सीट यहाँ पर है। गिर नेशनल पार्क याद रखना, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं तो आप बताओगे गिर नेशनल पार्क में, ठीक है। वंसदा, नल सरोवर, कृष्णमृग ये भी यहाँ पर है। चलिए अगला, हाल ही में किसकी नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के सदस्यों की संख्या पूरी हुई या कहें 34 हुई?
आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम न्यायाधीश हो सकते हैं 34, जिसमें 33 तो न्यायाधीश होते हैं, एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पूरा कह सकते हैं कि न्यायाधीशों का जो सीट है वो फिलअप हो गया है फिर से। 2 की अभी नियुक्ति हुई है। किसकी किसकी? एन कोटेश्वर सिंह जी की और आर महादेवन की। उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस महादेवन, ये 2 नए अभी जज नियुक्त किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इनको जस्टिस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। देखिए ध्यान रखिएगा एक बात कि अगर कोई मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको शपथ दिलाता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति, लेकिन जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। लेकिन वहीं नियुक्ति की अगर बात की जाए तो जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, चाहे वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो। हाँ, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको शपथ दिलाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जो राज्यों का होता है वो राज्य के हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है और राज्य के मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाता है। अगला, क्योंकि वो राज्य का महामहिम होता है। चलिए, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह जी जो हैं ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और मणिपुर से आते हैं और मणिपुर से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले ये पहले न्यायाधीश भी बन गए हैं। और वहीं आर महादेवन जी की बात करें तो ये मद्रास हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे, अभी ये आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है जी, अब 34 की संख्या पूरी हो गई है। फिर ये संख्या कब कम होगी? फिर ये कम हो जाएगी अभी 1 सितंबर तक, क्योंकि न्यायमूर्ति हिमा कोहली जो है ये रिटायर हो रही हैं, जस्टिस हिमा कोहली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 कहां पर शुरू हुआ? तो 9वां महिला एशिया क्रिकेट कप ये शुरू हो चुका है श्रीलंका में। देखिए, महिला एशिया क्रिकेट कप जो है ये इस बार T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप महिलाओं का होगा, 9वां संस्करण होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, इस 9 संस्करण में मतलब कि अब की तो 9वां है, 9वां संस्करण तो इस बार शुरू हो रहा है। अभी तक 8 कंप्लीट हो चुके हैं। 8 संस्करण में 7 बार विजेता रही है इंडियन टीम और 1 बार जीता है बांग्लादेश की टीम ने। ठीक है ना, मतलब बाकी के जो टीमें हैं वो अभी तक कुछ भी नहीं हासिल कर पाई हैं 8 संस्करण में। तो फिलहाल 9वां महिला एशिया कप T20 फॉर्मेट में दाम्बुला के रंगीली दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा 19 से 28 जुलाई के बीच में। भारत मौजूदा चैंपियन है, पिछली बार श्रीलंका को हरा करके जीता था ट्रॉफी हम लोगों ने। बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ था पिछली बार वाला। अगला, हाल ही में कहां पर 100% हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका लॉन्च की गई? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में, जो कि पड़ता है अमेरिका में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 100% हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका लॉन्च की गई। 100% हाइड्रोजन से मतलब कि भाई ग्रीन एनर्जी वाला होगा ये, है ना। कि आप देखो, आप हाइड्रोजन से क्या होता है ना, CO2 का एमिशन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का एमिशन नहीं होगा, तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में इसी का यूज होने वाला है, तो इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में पूछा गया है। तो हाइड्रोजन से ये पावर्ड होगी और एक फेरी से सुविधा होगी। सैन फ्रांसिस्को में अभी इसे लॉन्च किया गया है। नाम है इसका MV सी चेंज, MV सी चेंज। अच्छा, MV रामविलास क्रूज, आपको याद आ रहा होगा, रामविलास क्रूज। कमेंट करके बताओ, ये भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है, कहाँ से कहाँ के बीच में ये चलाई गई है। फिलहाल आते हैं इस क्वेश्चन पर। MV सी चेंज जो है 75 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखता है। हाइड्रोजन से 100% चलता है ये। सैन फ्रांसिस्को के फेरी बिल्डिंग से इसे लॉन्च किया गया है और शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 महीने तक मुफ्त में ये सुविधा देगा। अगला, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग ने कहां पर अपना तीसरा सुपर किंग अकादमी शुरू किया है? तो CSK ने दोस्तों अभी सिडनी में, सिडनी कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। यहां पर इसने अपना तीसरा सुपर किंग अकादमी शुरू किया है। चेन्नई सुपर किंग आप जानते हो IPL की एक फ्रेंचाइजी है और IPL की ये सबसे रिच फ्रेंचाइजियों में से एक है। आपको याद हो तो 1-2 साल पहले मैंने आपको बताया था कि ये $1 बिलियन को क्रॉस की थी और ये बन गई थी भारत की पहली स्पोर्ट फ्रेंचाइजी
जिसने अपने आप को यूनिकॉर्न बना लिया था। मतलब ये यूनिकॉर्न बनने वाली, यूनिकॉर्न आप जानते हो $1 बिलियन के स्टार्टअप अगर कोई हो जाता है तो यूनिकॉर्न कहलाता है। तो यूनिकॉर्न बनने वाली पहली स्पोर्ट फ्रेंचाइजी बनी थी, ठीक है। हालांकि अगर पूछा जाए कि स्पोर्ट कंपनी कौन सी है सबसे पहले, तो आईपीएल, आईपीएल अपने आप में खुद में जब स्थापित हुआ था तो इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर थी। इसलिए कहा जाता है कि आईपीएल ये पहली थी यूनिकॉर्न कंपनी, और पहली स्पोर्ट फ्रेंचाइजी पूछा जाए तो आप चेन्नई सुपर किंग बताना। चलिए आगे आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो इसने क्या किया है ना कि अपने जो स्पोर्ट चीजें हैं, स्पोर्ट का जो सर्विसेज देती है, ये विश्व भर में बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। जैसे यूएसए में डलास में एक इसने अकादमी खोली, फिर यूके के रीडिंग में खोली, और अब तीसरा सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में ये खोला हुआ है अपना अकादमी, ठीक है ना। तो अब इसमें ये लोग क्या करेंगे, जो नए युवा लड़के लड़कियां हैं इनको आउटडोर और इंडोर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे। सीएसके के अब कप्तान जानते हो आप, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, धोनी के बाद ये हैं। इसके अलावा मालिक है चेन्नई सुपर किंग क्रिकेट लिमिटेड, स्टीफन फ्लेमिंग जो है इसके कोच है। अगला, हाल ही में किसने ईएसपीवाई में सेवा के लिए पैट टिलमैन पुरस्कार 2024 प्राप्त किया। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये जो चेन्नई सुपर किंग टीम है ये 5 बार की विनर भी है, ठीक है ना, 5 बार की विनर है। इस बार की आईपीएल विनर केकेआर थी। हाल ही में ईएसपीवाई में सेवा के लिए पैट टिलमैन पुरस्कार 2024 किसने प्राप्त किया, तो ये प्राप्त किया है प्रिंस हैरी ने। प्रिंस हैरी आप जानते होंगे दोस्तों, ये राजसी घराने के थे, लेकिन राजसी घराना अपना छोड़ करके ये अमेरिका में जाकर के बस गए। आप सोचिए, पूरा राजसी परिवार उधर छोड़ दिए और वो सब छोड़कर अपनी बीवी के साथ आकर अमेरिका में बस गए और वहां रहने लगे। तो इन्होंने जो त्याग किया है, आकर के यहाँ पर रहने लगे हैं और उसके बाद फिर ये फिलैंथ्रोपिस्ट वगैरह के काम करते हैं। तो इन्होंने जो त्याग किया है इसको देखते हुए ईएसपीवाई में सेवा के लिए इनको पैट टिलमैन पुरस्कार दिया गया है। ये पैट टिलमैन पुरस्कार दोस्तों पैट टिलमैन की याद में दिया जाता है। पैट टिलमैन भी कुछ ऐसे ही किए थे, त्याग किए थे। क्या किए थे, ये एक एनएफएल खिलाड़ी थे, लेकिन जब 9/11 हमला हुआ ना 2001 में अमेरिका में, तो उन हमलों के बाद ये खेल छोड़ करके अमेरिकी सेना में भर्ती होने का फैसला लिए और फुटबॉल का पूरा पूरा कैरियर ही छोड़ दिए। तो इसी वजह से इनके ही नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है, ईएसपीवाई अवार्ड, ठीक है ना। और देता कौन है, ईएसपीएन। आपने एक संस्था जरूर सुनी होगी अगर आप क्रिकेट या स्पोर्ट वगैरह देखते हैं। ईएसपीएन आप सुनते होंगे ना, ईएसपीएन क्रिक इन्फो, ईएसपीएन पर स्कोर कार्ड वगैरह भी देखते हो। तो स्पोर्ट की एक कंपनी है और इसी के द्वारा ये दिया जाता है 1993 से। पहले किसी और नाम से दिया जाता था, बाद में इनके नाम पर डेडिकेट कर दिया गया। अगला, हाल ही में किसके द्वारा विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया गया है। तो विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड, बायोडायवर्सिटी बॉन्ड, अभी हाल ही में इसे बीबीवीए और आईएफसी, इन दोनों के द्वारा दोस्तों ये जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया गया है। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है जब बायोडायवर्सिटी के लिए ये बॉन्ड लॉन्च किया गया हो, ठीक है ना। तो इन्होंने अभी हाल ही में विश्व बैंक की ही एक संस्था है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इनके साथ मिलकर के 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया है। तो स्पेन की एक ये कंपनी है बीबीवीए कोलंबिया, और आईएफसी जो कि विश्व बैंक का ही एक समूह का सदस्य है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये दोनों मिलकर के बॉन्ड चलाएंगे। इसकी पहली किस्त जारी कर दी गई है 15 मिलियन यूएस डॉलर की। इसमें क्या होगा, इसके तहत ये लोग जो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देने वाले जो काम होंगे, जैसे वनीकरण हुआ, पुनर्नियोजी कृषि हुआ, वन्यजीव आवास बहाली परियोजनाएं, ये सब पर काम करेंगी, ठीक है। तो 70 मिलियन का ये बॉन्ड है, ये भी ध्यान रखना। तो ये थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। रेलवे की अगर आप ई बुक चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं हाफ ईयरली भी ई बुक, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, ठीक है। व्हाट्सएप करोगे, व्हाट्सएप पर ही आपको ई बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नीदरलैंड के हेग में स्थित है। पुनर्गठित नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य निम्न में से कौन है, तो ये सभी को बनाया गया है। तो आज आपको क्या बताना है, आज बताना है नेल्सन मंडेला जी को नोबेल शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र सरकार की लाडला भाई योजना के तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। दोनों क्वेश्चन अभी रिसेंटली चर्चे में थे, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम पर ही आपको पीडीएफ के साथ साथ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। इसके अलावा आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हो फॉर क्विज एंड
डेली पीडीएफ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।